खबर दिन भर देखेंगे आप। मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। नजर डालेंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। आगाज हेडलाइंस के साथ करें। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। मुल्क में एयरपोर्ट्स के इजाफे ने कारोबार में आसानी पैदा कर दी। वज़ीर आज़म का तासुर, गुज़श्ता 11 बरसों में तकरीबन 100 एयरपोर्ट्स की तामीर, मोदी का इंकशाफ। जो भी मुल्क का शहरी नहीं उसे बाहर फेंक दिया जाएगा। उत्तराखंड में तकरीब के दौरान अमित शाह ने राहुल गांधी को भी बनाया तनकीद का निशान। मरकजी हुकूमत ने मुल्क की शबीह को दागदार बना दिया। राहुल गांधी का इल्जाम। अपोजिशन लीडर ने यूएस ट्रेड डील पर भी नाराजगी का किया इजहार। एलपीजी सिलेंडर में बातरतीब 60 और 115 रुपए का इजाफा। मरकजी हुकूमत के फैसलों से आम आदमी को लगा एक और झटका। ईरान किसी दबाव के सामने झुकेगा नहीं। मसूद पेजिशकियान का तासुर। गैर मशरूत हथियार डालने अमेरिकी मुतालबे को ईरानी सदर ने किया मुस्तरद। और लक्ष्य सेन ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में दाखिल। हिंदुस्तानी शटलर का आखिर 4 में कनाडा के विक्टर लाई से होगा मुकाबला। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज मुल्क भर में एयरपोर्ट्स का जाल बिछा दिया गया, जिसकी वजह से हवाई सफर इंतहाई आसान हो गया है। वजीर आजम ने कहा कि गुज़श्ता 11 सालों में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बनाए गए नए हवाई अड्डों ने मुल्क की तरक्की को नई रफ्तार दी। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले मुल्क में सिर्फ 70 के करीब हवाई अड्डे थे, लेकिन आज ये तादाद बढ़कर 160 से ज़्यादा हो गई। उन्होंने कहा इन एयरपोर्ट्स ने मुल्क की तरक्की की रफ्तार को नई जहत दी है। बीते 11 वर्षों में देश के अलग अलग हिस्सों में बने नए एयरपोर्ट्स ने विकास को नई गति दी है। 2014 से पहले देश में 70 के करीब एयरपोर्ट ही बने थे। आज यह संख्या बढ़कर 160 से ज्यादा हो गई है। इन नए एयरपोर्ट्स ने हवाई यात्रा को आसान किया है, पर्यटन को बढ़ावा दिया है, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा किए हैं और क्षेत्र के विकास को नई रफ्तार दी है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की सताइश करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि ओम बिरला जितने शानदार रुकने पार्लियामेंट थे, उतने ही शानदार लोकसभा स्पीकर हैं। पीएम मोदी ने कहा कि ओम बिरला आइन के लिए पूरी तरह से वक्फ हैं, उन्हें आइन पर पूरा भरोसा है। आज वो किसी पार्टी के रुकन नहीं हैं, बल्कि वो पार्टी और अपोजिशन से बिल्कुल बालातर हैं। साथियों, ओम बिरला जी जितने शानदार सांसद हैं, उतने ही बेहतरीन लोकसभा अध्यक्ष भी हैं। वे संविधान को पूरी तरह समर्पित है। वे संसदीय प्रणालियों के प्रति पूरी तरह निष्ठा रखते हैं। वे आज किसी पक्ष के सदस्य नहीं हैं, वो पक्ष प्रतिपक्ष से पूरी तरह ऊपर है। और मैं देख रहा हूं, जब उनको सदन में देखता हूं, तब मुझे विचार आता है कि शायद शिक्षा की नगरी से आने का प्रभाव है कि वो लोकसभा अध्यक्ष के तौर पर भी एक अच्छे मुखिया की तरह सबको साथ लेकर के चलने की भूमिका में रहते हैं। वज़ीर दाखिला अमित शाह, जिन्होंने उत्तराखंड हुकूमत के 4 साल मुकम्मल होने के मौके पर तकरीब में शिरकत की और 5 लोगों को हिंदुस्तानी शहरियत के सर्टिफिकेट पेश किए। तकरीब में उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी और दीगर मौजूद थे। इस मौके पर अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए अमित शाह ने दरअंदाजी को लेकर राहुल गांधी पर हमला बोला। मरकजी वज़ीर दाखिला ने कहा कि जो भी मुल्क का शहरी नहीं है उसे बाहर फेंक दिया जाएगा। वज़ीर दाखिला ने कहा कि हिंदुस्तान से दरअंदाज को भगा दिया जाएगा। केदारनाथ से कन्याकुमारी तक राहुल गांधी जितना चाहे एहतजाज कर सकते हैं, वो हर चीज़ में मनफी देखते हैं। उन्होंने कहा कि 9 सालों में बीजेपी हुकूमत पर बदनवानी का कोई इल्ज़ाम नहीं लगा।
भाइयों बहनों, आज मौका है धामी जी की सरकार के 4 साल पूरा होने का, मगर इसके साथ साथ मौका है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के 9 साल भी आज पूरे हो रहे हैं। 9 साल भी आज। अभी अभी मोदी जी आए थे, उत्तराखंड के 25 साल का महोत्सव शुरू कर गए। मैं आज इस कार्यक्रम के माध्यम से उत्तराखंड की जनता को बताने आया हूं कि एक जमाना था जब ये उत्तराखंड देवभूमि अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रही, अलग राज्य, अलग पहचान, उत्तराखंड की संस्कृति, इसको बचाने के लिए उत्तराखंड के युवा मैदान में उतरे थे। और उस वक्त ये कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी ने सहन न हो सके ऐसा दमन हमारे उत्तराखंड के युवाओं पर किया था। कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट और लोकसभा में एलओपी राहुल गांधी ने आज केरला का दौरा किया। इस मौके पर राहुल गांधी ने मरकजी हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। कांग्रेस लीडर ने यूएस ट्रेड डील पर तनकीद करते हुए कहा कि जिस तरह से तवानाई की हिफाजत और तिजारती मुआहदे हुए हैं, उससे साफ जाहिर है कि पीएम मोदी ट्रंप का साथ दे रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि वजीर आजम ने मुल्क की छवि को दागदार कर दिया। The Prime Minister has signed away is our energy security. Energy security. ऊर्जा सुरक्षा. Imagine that the Prime Minister of India has committed to President Trump that India will only buy oil from who America wants it to buy oil. That a country as powerful as ours has to take permission from the United States if it wants to buy oil from Russia. The third thing that President Trump has extracted from the Prime Minister is Indian data. The most valuable asset that India has is the data that we produce. Has to be based on data. And our 1.4 billion people produce the largest amount of data on the planet. This includes medical data, it includes data on movement of people, it includes communication data by Prime Minister Modi. And the final thing he has done, he has promised President Trump that we will buy billions of dollars of imports from the United States. वजीर खारजा एस जयशंकर ने ग्लोबल साउथ के तस्वुर को महज एक सिफारती लेबल के बजाय एक ठोस हकीकत के तौर पर तकवीत दी। जयशंकर ने रायसीना डायलॉग 2026 में बात करते हुए ग्लोबल साउथ को मुश्तरका तारीखी तजुर्बात में जुड़ा हुआ उसे करार दिया। इस मौके पर वजीर खारजा ने हिंदुस्तान और कोविड के दौरान हिंदुस्तान की जानिब से दीगर ममालिक के लिए किए गए इक़दाम पर भी रोशनी डाली। Global South would be a solid, countries who had been colonized, but it's not so much a definition. I mean, in here if you are from the Global South or not. It's a emotion. It's a sense of solidarity, and don't take it as sloganeering or some kind of diplomatic clever term. Look, when COVID happened, the fact that a country like India, which was still undergoing its vaccination, was willing to send out vaccines to countries of the Global South means. मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव ने मगरबी बंगाल की ममता बनर्जी हुकूमत पर शदीद तनकीद की। अश्विनी वैष्णव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बंगाल में रेलवे की तरक्की के लिए 14,200 करोड़ रुपए का बजट मुख्तस किया। मरकजी वजीर ने कहा कि इसके अलावा 93,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स को भी मंजूरी दी गई है। ताहम रियासती हुकूमत की तरफ से जो मदद ज़मीन के हसूल के लिए ज़रूरी है वो नहीं मिल रही है। उन्होंने मगरबी बंगाल में सिर्फ मरकजी स्कीमों को इस तरह मदद नहीं मिल रही है जो मिलनी चाहिए थी। वहीं मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने रायसीना डायलॉग 2026 में कहा कि ये ऐसी कोशिशें हैं जिन्होंने
आज हिंदुस्तान को दुनिया में इज्जत बख्शी है, जिसने हमें एक काबिल एतमाद पार्टनर के तौर पर एतमाद हासिल करने में मदद फराहम की। पीयूष गोयल ने कहा कि हिंदुस्तानी मईशत की इस्लाह, मैक्रो इकोनॉमिक बुनियादों के उसूलों को मजबूत करने, एक माहौलियाती निज़ाम को तश्कील देने और हमारी अपनी कोशिशों ने हिंदुस्तान के कारोबार को आखिरी हद तक तरक्की दी है। It is efforts such as this which have made India today respected by the world, which has helped us earn the confidence as a trusted partner. Our own effort at reforming the Indian economy, strengthening the macroeconomic fundamentals, creating an ecosystem in India conducive to business, and the confidence that has developed in India over the last decade. The self-confidence that we can engage with the world from a position of strength. The fact that we can protect our sensitive interests. घरेलू एलपीजी और कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में बातरतीब 60 रुपये और 114.50 रुपये के ज़बरदस्त इजाफे ने मुल्क भर के शहरियों को परेशान कर दिया है। ये इजाफा रोजी रोटी में एक अहम बोझ के तौर पर देखा जा रहा है। अवाम ने हुकूमत के इस फैसले पर तनकीद करते हुए कहा कि इस पर गौर करना चाहिए, क्योंकि इससे गरीबों पर बहुत ज़्यादा बोझ पड़ता है। इसी तरह फास्ट फूड का स्टॉल चलाने वाले जगदीश शर्मा ने कहा कि इस इजाफे से गुर्बत में इजाफा मजीद होगा। जो पैसे बढ़े हैं, सरकार ने टंकी पर पैसे बढ़ाए हैं, उससे बहुत ज़्यादा भार पड़ता हैगा। आज 60 रुपये बढ़ा दिए हैं टंकी पर, कल को अपन 60 रुपये जोड़ के अपन इकट्ठा करते हैं तो इन फ्यूचर काम आते हैंगे। आज 60 रुपये की 2 दूध की थैली आ जाती है, जिससे 2-4 दिन तो अपन इजीली निकाल सकते हैंगे। सरकार को सोचना चाहिए कि ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि गरीबों पे बहुत ज़्यादा भार पड़ता हैगा। हो सकता है बाहर युद्ध चल रहा हो, इस वजह से बढ़ा दिए हो। इनको ऐसा सरकार को नहीं करना चाहिए। सरकार ने हमारा गरीबी में गीला आटा कर दिया, क्योंकि पहले ही धंधे पानी नहीं है और महंगाई अगर बढ़ती है तो गरीब वर्ग का तो जीना मुश्किल हो जाएगा और गरीबों से ही दुनिया चलती है। सर, महंगाई आज दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। जब गैस के रेट कम होते हैं 10-5 रुपये 20 रुपये कम होते हैं, जब रेट बढ़ते हैं तो 50 रुपये 60 रुपये 100 रुपये कितने रेट बढ़ते हैं। ये तो सरकार को सोचना चाहिए, गरीब को एक मुआवजा करना चाहिए। ये ना गरीबी किसकी तरफ से बढ़ती जा रही है। देखो आज की स्थिति ये जो दिन चलेगी तो कैसे काम चलेगा, धंधा पानी है नहीं, और 120 रुपये सिलेंडर अगर बिजनेस वाले में हो जाएंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। सर, महंगाई तो बढ़ते चले जा रही है, जेब का बजट तो वही है, कमाई उतनी है नहीं और ये बढ़ते चले जा रहा दाम पर दाम। कहाँ से गरीब आदमी इसको लेगा करेगा। कीमत कम होती तो 10-5। आरजेडी के सीनियर लीडर और रुकने पार्लियामेंट मनोज झा ने गैस सिलेंडरों पर 60 रुपये के इजाफे पर शदीद तनकीद की। मनोज झा ने कहा कि इजाफे का सवाल हुकूमत में बैठे लोगों से किया जाना चाहिए, ताहम वो इसका जवाब नहीं देंगे, क्योंकि वो किसी भी अहम मसले का जवाब देने से गुरेज करते हैं। मनोज झा ने कहा कि जो लोग अपोजिशन में रहते वक्त खाली सिलेंडर्स लेकर फिरते थे, आज महंगे सिलेंडरों पर खामोश तमाशाई बने बैठे हैं। काश कि ये सवाल आप हमारी सरकार के मुखिया लोगों से पूछ पाते, लेकिन नहीं जवाब देंगे। वो तो अन्य मसलों पे जवाब नहीं देते। लेकिन आज मुझे स्मरण हो रहा है 10 से 11-12 में कुछ महान पुरुष और महान महिला नेत्री गले में डमी सिलेंडर लेके घूमते थे। आज क्या बदल गया। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मथुरा में सयाहों की हिफाजत और साइबर सिक्योरिटी को मजबूत बनाने के लिए खुसूसी टूरिस्ट पुलिस स्टेशन और एक साइबर पुलिस स्टेशन का इफ्तिताह किया। इस मौके पर आला पुलिस अफसरान और दीगर मौजूद थे। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर ने कहा कि यूपी हुकूमत सयाहों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए कई इकदाम कर रही है। उन्होंने कहा कि खुसूसी टूरिस्ट पुलिस स्टेशन का इफ्तिताह भी उसी का एक हिस्सा है। तमिलनाडु के सीएम एम के स्टालिन ने आज मदुराई में एक अवामी जलसे से खिताब किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी को निशाना बनाते हुए कहा कि साबिक चीफ मिनिस्टर अब हमारी पार्टी में शामिल हो गए हैं, क्योंकि एआईडीएमके दूसरी पार्टी के गुलाम बन चुके। स्टालिन ने इस यकीन का इजहार किया कि आने वाले असेंबली इंतखाबात में उनकी हुकूमत को अवाम का भरपूर साथ मिलेगा। மடிக்கு நீங்கெல்லாம் திரும்பி இருக்கிறீங்க,
மக்கள் திலகம் எம்ஜிஆர் அவர்கள் உருவாக்கின அதிமுக யாருக்கோ அடிமை சேவகம் செய்ய போனதுனால महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मुझे बेहद खुशी है कि सोलर इंडस्ट्री ने आज दिफा और एरोस्पेस के शोबे में एक नई पहल की है। उन्होंने कहा कि खासतौर पर यूएवी और रोबोटिक्स के मैदान में एक नई सहूलत शुरू हो गई है जो एरोस्पेस टेक्नोलॉजी में तरक्की पर तवज्जो मरकूज करती है। उन्होंने कहा कि न सिर्फ नागपुर बल्कि पूरे मुल्क के लिए फख्र की बात है। सोलर इंडस्ट्री की ओर से डिफेंस और एरोस्पेस के क्षेत्र में आज एक नई पहल की गई है। विशेष रूप से यूएवी और रोबोटिक्स इस क्षेत्र में एक नई फैसिलिटी का निर्माण किया गया है। ये एक बहुत ही स्टेट ऑफ आर्ट डीप टेक का उपयोग करने वाली अपने आप में पहली फैसिलिटी होगी। हिंदुस्तान के दौरे के दौरान फिनलैंड के सदर अलेक्जेंडर स्टुब ने इस बात पर जोर दिया कि ग्लोबल साउथ मुस्तकबिल के आलमी निज़ाम की वजाहत करेगा। उन्होंने एक अमली, स्ट्रेटेजिक और पुरअमन आलमी इदारे अदाकार के तौर पर हिंदुस्तान के किरदार की तारीफ की। स्टब के एक मुतवाज़न यानी कब मगरबी गलबा वाले बैनुल-अक़वामी निज़ाम की वकालत करते हुए तनाज़ात में तमाम फरीकों के साथ बातचीत करने की हिंदुस्तान की सलाहियत को भी उजागर किया। स्टब ने मज़ीद कहा कि ग्लोबल साउथ अगले वर्ल्ड ऑर्डर की तश्कील में फैसला कुन किरदार अदा करेगा। ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमलों के बाद पैदा होने वाली सूरत-ए-हाल ने दीगर कई ममालिक को भी अपनी लपेट में ले लिया है। इस जंग ने खासतौर पर ईंधन के मैदान में बहरान पैदा कर दिया है। इस दौरान अमेरिका ने हिंदुस्तान को आर्जी तौर पर रूस से तेल खरीदने की इजाज़त दी है। सिलसिले में देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। अमेरिका ने कहा है कि उसने मगरबी एशियाई तनाज़ात के दरमियान आलमी तेल की सप्लाई को कम करने की कोशिश में हिंदुस्तान को पहले से आबी गुजरगाहों में रूसी जहाज़ों से तेल खरीदने की इजाज़त दी है। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि दुनिया में तेल की वाफर मिक़दार मौजूद है। उन्होंने कहा कि अमरीकी महकमे ख़ज़ाना ने हिंदुस्तान में हमारे शराकतदारों को रूस से तेल की ख़रीदारी दोबारा शुरू करने की इजाज़त दी थी। उन्होंने मज़ीद कहा कि हिंदुस्तानियों ने बहुत ताउन किया है। हमने उनसे कहा कि वो इस मौसम ख़ज़ा में ममनुआ रूसी तेल ख़रीदना बंद कर दें, जिस पर उन्होंने ऐसा ही किया। वो इसके बजाय अमरीकी तेल खरीदने जा रहे थे, लेकिन हमने आलमी तेल की आर्जी कमी को पूरा करने के लिए उन्हें रूसी तेल खरीदने की इजाज़त दे दी है। बेसेंट ने मज़ीद कहा कि ममनुआ खाम तेल के लाखों बैरल समंदर में हैं और मुख्तसर तौर पर पाबंदी हटाने से महकमे ख़ज़ाना सप्लाई में इजाफा कर सकता है और हम इस पर गौर कर रहे हैं। हम इस तनाज़े के दौरान मार्केट को रिलीफ फ्राहम करने के लिए इक़दामात का ऐलान करते रहेंगे। ट्रंप इंतजामिया के कई दीगर ओहदेदारों ने यह भी कहा है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से मास्को से तेल की खरीदारी पर दिल्ली पर 25% टैरिफ आयद करने के महीनों बाद अमेरिका ने अब हिंदुस्तान को रूसी तेल खरीदने की इजाज़त दे दी है। तवानाई के सेक्रेटरी क्रिस राइट ने एक पोस्ट में कहा कि अमेरिका हिंदुस्तान में हमारे दोस्तों को इजाज़त दे रहा है कि वो जनूबी एशिया के इर्द गिर्द के बहरी जहाज़ों से रूसी तेल उठाएं, उसे साफ करें और फौरी तौर पर मार्केट में स्टॉक फ्राहम करें ताकि बिला ताअत्तुल सप्लाई को यकीनी बनाया जा सके और ईरान के खिलाफ जारी अमरीकी इसराइल जंग के दौरान दबाव को कम किया जा सके। राइट ने कहा कि हमने तेल की कीमतों को कम रखने में मदद के लिए कलील मुद्दती इक़दामात नाफिज किए हैं। हम हिंदुस्तान में अपने इत्तेहादियों को बहरी जहाज़ों से तेल लेने, उसे रिफाइन करने और उन बैरलों को तेज़ी से मार्केट तक पहुंचाने की इजाज़त दे रहे हैं। ये सप्लाई को हमवार करने और दबाव को कम करने का एक अमली तरीक़ा है। राइट ने मज़ीद कहा है कि तवील मुद्दत में तेल की कसरत सप्लाई के बारे में कोई तशवीश नहीं है, लेकिन मुख्तसर मुद्दत में तेल को मार्केट में लाना ज़रूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुनसिफ टीवी न्यूज़। मगरबी एशिया में बढ़ती हुई कशीदगी के दरमियान ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने गैर मशरूत हथियार डालने के अमेरिकी मुतालबे को वाज़ेह तौर पर मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि ऐसी तवक्को महज एक ख्वाब है जो कभी पूरा नहीं होगा। उन्होंने अमेरिका पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा कि ईरान किसी दबाव के सामने नहीं झुकेगा। ताहम सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने अपने बयान में इलाकाई ममालिक पर हमलों पर अफसोस का इजहार भी किया। उन्होंने कहा कि बाज़ खलीजी ममालिक पर हालिया हमले गलतफहमी की वजह से हुए हैं और तेहरान ऐसे वाक़यात को रोकने की कोशिश करेगा। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने ईरानी सदर पेज़ेश्कियान से फ़ोन पर बात की। बातचीत के दौरान
खित्ते में जारी तनाज़ात को फौरी तौर पर रोकने और अमन के जाने कदम उठाने की ज़रूरत पर जोर दिया। रूसी सदर ने बातचीत के दौरान इस बात का इरादा किया कि ईरान से मुतल्लिक तनाज़ात को सियासी और सिफारती तरीकों से हल किया जाना चाहिए, न कि ताकत के जरिए से। ईरान के आखिरी शाह के बेटे रजा पहलवी ने ऐलान किया है कि उन्होंने ईरानी अवाम के मुतालिबात के बाद ईरान के मुंतकली की क़यादत की जिम्मेदारी कबूल कर ली है। उन्होंने अरब दुनिया पर जोर दिया कि वह मुस्तकबिल की अबूरी हुकूमत को तस्लीम करे और उसके साथ मुंसलिक हों। उसका मकसद बाहमी एहतराम और इलाकाई इस्तेहकाम पर मबनी सेकुलर और जमहूरी ईरान हो। Iranian people have called on me to lead the transition after the regime is gone. I have accepted that responsibility. Part of their great mandate to me is to return our nation and our foreign relations to normalcy. I will do exactly that. My commitment is to ensure the transition is orderly. आरएसपी लीडर और रैपर से सियासतदान बनने वाले बेलन शाह ने नेपाल के छपा हलके में 4 बार के वज़ीर-ए-आज़म केपी शर्मा ओली को तकरीबन 50,000 वोटों के बड़े फर्क से शिकस्त दी। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के रहनुमा और काठमांडू के साबिक मेयर और उनकी पार्टी के वज़ीर-ए-आज़म के वो उम्मीदवार वो होंगे। शाम 6 बजे तक आरएसपी ने 78 में से 62 सीटें जीत ली, जिनके नतायज का ऐलान कर दिया गया और वो 60 सीटों पर आ गए। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि 35 साला बेलन ने 74 साला ओली को 50,000 से ज़्यादा वोटों से शिकस्त दी। मगरबी एशिया में जारी जंगी वजह से मुमकिन ईंधन की किल्लत के खौफ से लोग पेट्रोल पंपों पर जमा हो रहे हैं, जिसकी वजह से ढाका के पेट्रोल पंप और पेट्रोल स्टेशंस पर लंबी कतारें लग गई हैं। ढाका के रिहायशियों को अपनी गाड़ियों में ईंधन भरने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ा, क्योंकि दिन भर पेट्रोल पंप्स पर हुजूम करने वालों की तादाद में नुमाया इजाफा हुआ। ইরান এবং ইসরায়েলের যে যুদ্ধ চলমান শুরু হয়েছে এর ভিতরে তো আমরা জানতে পেরেছি হরমুজ প্রণালী ইরান বন্ধ করে দিয়েছে। এর প্রভাবে আমরা নিউজে দেখেছি যে আমাদের বাংলাদেশে মজুদ আছে 18 দিনের মতো অক্টেন। लेबनान के पहाड़ी कस्बे नविचत पर इजरायली फ़िज़ाई हमलों में कम अज़ कम 16 अफराद हलाक और 35 दिगर जख्मी हो गए। लेबनानी सेहत के हुकाम ने यह इतला दी। ईरान के हिमायत याफ्ता अस्करियत पसंद ग्रुप हिज़्बुल्लाह ने कहा कि उसके जंगजुओं की जुमा की रात देर गए इजरायली फ़ौज के साथ मशरक़ी लेबनान के पहाड़ों में झड़प हुई। ताहम इसराइल ने वहाँ लड़ाई पर कोई तबसरा नहीं किया। यूएस सदरन कमांडर में अमेरिका काउंटर कॉन्फ्रेंस में पॉलिसी और होमलैंड सिक्योरिटी के मशीर के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ स्टीफन मिलर ने कहा कि इस निस्फ करा में काम करने वाले कार्टेल्स मगरबी निस्फ करा की ISIS और अलकायदा में हैं। उनके साथ जो भी इतना ही वहशाना सलूक उनके साथ किया जाना चाहिए जैसा कि मुजरिमाना तंजीमों के साथ इंसाफ नहीं करते। कार्टेल ने कहा कि उन तंजीमों को सिर्फ फौजी ताकत से शिकस्त दी जा सकती है, इसलिए उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई जरूरी है। हिंदुस्तान के लक्ष्य सेन ने शानदार कारकर्दगी पेश करते हुए चीन के साबिक चैंपियन ली शेफनिंग को रास्ता सीटों में शिकस्त देकर ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में रसाई हासिल कर ली। आलमी नंबर 12 लक्ष्य सेन ने चीन के आलमी नंबर 6 को सिर्फ 1 घंटे में 21-13, 21-16 से शिकस्त दी। हिंदुस्तानी स्टार अब सेमीफाइनल में कनाडा के विक्टर लाई से मुकाबला करेंगे। T20 वर्ल्ड कप फाइनल कल मेजबान हिंदुस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला जाएगा। तहम अहम मैच से कबल आज मीडिया से बात करते हुए मिचेल सेंटनर ने कहा कि वो खिताबी मुकाबले में इस तरह की शिद्दत को नहीं देखते जैसे जदीद दौर के कुछ कप्तान करते हैं। उन्होंने कहा कि टीम इंडिया काफ़ी मुतवाज़िन है, लेकिन उनके खिलाड़ी भी मुकाबले के लिए तैयार हैं। कभी कप्तान ने मशरिक़ वस्ता में जारी कशीदगी पर भी अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया। खबर दिन भर में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, बने रहें मुंसिफ टीवी के साथ।